प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आज हम बीए पार्ट थर्ड के प्रश्न पत्र प्रथम में रूसो की संप्रभुता संबंधी विचारों की विवेचना करेंगे। रूसो के अनुसार संप्रभुता जनता की सामान्य इच्छाओं में निहित होती है। बोंदो तथा हॉब्स ने संप्रभुता के विचारों से राजा की निरंकुश सत्ता को पुष्ट किया है, परंतु रूसो की ये विशेषता है कि उसने इससे जनता की सत्ता का समर्थन किया है। संप्रभुता की विशेषताएं के बारे में बताएंगे कि क्या क्या रूसो के अनुसार जो संप्रभुता है उसकी क्या विशेषताएं हैं। रूसो की संप्रभुता की पहली विशेषता ये बताई गई है कि यह अनियन क्रमीयता है। इसमें ये सामान्य इच्छा के रूप में जनता में निहित होती है, अतः उससे ये कभी पृथक नहीं की जा सकती है। अन्य अधिकार तो दूसरों को दिए जा सकते हैं, किंतु जनता अपनी इच्छा और प्रभुसत्ता किसी दूसरे को नहीं दे सकती है। दूसरी विशेषता, इसका प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है क्योंकि वह समुचित जनता में सामूहिक रूप से निवास करती है, अतः कोई भी व्यक्ति इसका समुचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। तीसरी जो विशेषता है वो यह है कि असीम और अमर्यादित होना है। यह जनता की सामान्य इच्छा से पृथक कुछ भी नहीं है, जनित में के सिवाय इसका अपना कोई हित नहीं है। अतः इस प्रकार किसी प्रकार के प्रतिबंधों की आवश्यकता नहीं है। जनता स्वयं अपने ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है। इसके साथ ही चौथी विशेषता, इसका सब कानूनों का मूल स्रोत है। राज्य की सभी मौलिक विधियाँ और नियम इससे उत्पन्न होते हैं। पांचवी विशेषता, इसका अविभाज्य होना है। समुचित जनता में इसका निवास होने के कारण इसको विभाजन करना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से रूसों ने जनता की असीम, अमर्यादित, अनियन क्रमीय और अविभाज्य प्रभुसत्ता का प्रतिपादन किया है। हॉब्स और साथ साथ में रूसों के प्रभुत्व सत्ता के विचारों की अगर तुलना करें तो किस प्रकार से उनके विचार आते हैं, जिसमें हम बताया गया है कि रूसो की प्रभुसत्ता हॉब्स की प्रभुसत्ता की भांति पूर्ण रूप से निरंकुश है, किंतु दोनों में से एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि हॉब्स इस संप्रभुता को राज्य का अध्यक्ष माने जाने वाले लेवियाथान में एक व्यक्ति में अनेक व्यक्तियों के समूह में निहित मानता है, किंतु रूसो इसे समुचित जनता को प्रदान करता है। इस अंतर को मूर्त रूप से देने के लिए रूसो ने अपने ग्रंथ सामाजिक समझौता सोशल कॉन्ट्रैक्ट के प्रथम संस्करण में मुख्य पृष्ठ पर कटे सिर वाले लेवियाथान का चित्र दिया था। हॉब्स ने जो निरंकुश सत्ता राजा को प्रदान की गई थी वह रूसो ने प्रजा को प्रदान की है। हॉब्स की भांति रूसो भी ये मानता है कि प्रभुसत्ता रखने वाले व्यक्ति इसे किसी अन्य व्यक्तियों को नहीं दे सकता है। रूसो ने राज्य के निरंकुश अधिकार का समर्थन करते हुए लिखा है कि प्रकृति जैसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर के अंगों पर निरंकुश अधिकार देती है, वैसे ही सामाजिक अनुबंध इससे उत्पन्न होने वाले राजनीतिक संगठन को भी अपना सब अंगों का पूर्ण रूप से अधिकार प्रदान करते हैं। किंतु हॉब्स के निरंकुश अधिकारों का आधार अराजकता से उत्पन्न भय की भावना है। यदि ऐसे अधिकार नहीं दिए जाएंगे जो अराजकता का अंत नहीं हो सकता है। रूसो इसका आधार सहमति को मानता है। प्रजा शासक को पूर्ण अधिकार अपनी इच्छा से सामाजिक अनुबंध द्वारा इसलिए देती है कि वह इससे सब नागरिकों को लाभ पहुँच सके। रूसो के प्रभुसत्ता के विचारों पर लोक का प्रभाव क्या पड़ा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। रूसो लोक की भांति ही व्यक्ति के अधिकारों का प्रबल समर्थक है। वह इसकी सुरक्षा के लिए सर्वोच्च शासक द्वारा शासन में कई बातों का पालन करना आवश्यक समझता है, जिसमें पहली बात यह है कि उसे ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जो समुचित समुदाय के लिए हितकारी न हो। उसे कानून के समक्ष सब व्यक्तियों की समानता को या न्याय के शासन को बनाए रखना चाहिए। वह अपने प्रजाजनों पर कोई ऐसा बंधन नहीं लगाएगा जो समुदाय के लिए निरर्थक हो। इसके साथ ही सामान्य इच्छा के लिए वह सबकी सहमति को आवश्यक मानता है। उसने ये विचार लोक से ग्रहण किए हैं। इस प्रकार से उसके संप्रभुता के विचारों में
हॉब्स और लॉक के विचारों का समन्वय है। इसके साथ ही अर्नेस्ट रीच ने इस विषय को सत्य लिखा है कि रूसो हॉब्स की निरंकुश प्रभुसत्ता के विचार को लोक के जनता के सहमति के विचार से संयुक्त करके जनता की प्रभुसत्ता के दार्शनिक सिद्धांत का निर्माण करता है। अब हम बात करते हैं व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अन्य अधिकार। यद्यपि व्यक्ति सामाजिक समझौते करते हुए अपने अधिकार एक सामूहिक संस्था को सौंप देता है जो समझौता करने वाले सब व्यक्तियों का समुदाय मात्र है, अतः इससे उसकी स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंध वास्तविक नहीं होते हैं। इनसे उसकी स्वतंत्रता का कोई क्षति नहीं पहुंचती है, क्योंकि कानून को हम सब स्वयं ही बनाते हैं और इसके पालन के लिए हमारी स्वतंत्रता का हनन नहीं होता है। इसका पालन करते हुए हम अपनी इच्छा का भी पालन करते हैं। रूसो के मतानुसार स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता या मनमाना कार्य करने की आज़ादी नहीं है। समाज सामान्य हितों की दृष्टि से कुछ नियम बनाता है, इनका पालन व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। जैसे हम उदाहरण दें कि सड़क पर बाईं ओर चलने का नियम है इसलिए बनाया गया है कि यातायात में सुव्यवस्था स्थापित हो, दुर्घटनाएं न हो। सामाजिक हित की दृष्टि से ये आवश्यक है कि सब इसका पालन करें। इस नियम का पालन करने के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता खंडित नहीं होती है, किंतु यदि कोई व्यक्ति स्वतंत्रता की दुहाई देते हुए स्वच्छंदता का आचरण करें और सड़क के बीच में या दाएं ओर गाड़ी चलाने लगे तो वह अपनी दूसरों की जान खतरे में डाल करके सामाजिक हित को तथा सामान्य इच्छा को हानि पहुंचाता है। रूसो लॉक की भांति स्वतंत्रता जीवन और संपत्ति के अधिकार मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों से नहीं है, किंतु वह राज्य द्वारा दिए जाने वाले नागरिक अधिकार मानता है। समानता का अधिकार भी इस प्रकार से है। सामुदायिक और सामाजिक हित की दृष्टि से वह अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों का उस सीमा तक परित्याग कर देता है जहाँ तक सर्वोच्च सत्ता इसको छोड़ना आवश्यक समझे। अब हम बात करते हैं राज्य और सरकार की। रूसो ने राज्य और सरकारों को स्पष्ट भेद बताया। उनका मानना था कि राज्य तो समता नागरिक समाज है, वह सर्वोच्च सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति करता है। इस इच्छा की क्रियान्विति के रूप में समुदाय द्वारा चुने गए व्यक्ति सरकार का निर्माण करते हैं। हॉब्स ये मानता है कि सरकार का निर्माण सामाजिक समझौते या अनुबंध द्वारा होता है, किंतु रूसो इसे जनता द्वारा बनाया गया समझौता समझता है। यह वह केवल जनता की इच्छाओं को पूरा करने का साधन है। वह इसके कार्यों को असंतुष्ट होने पर इसे बदल सकते हैं। हॉब्स के मतानुसार इसे न तो बदला जा सकता है और न ही इसे विद्रोह किया जा सकता है। कार्यपालिका को जनता की सामान्य इच्छा की पूर्ति का एक साधन मानने का कारण रूसो अधिनायकवाद को बुरा नहीं समझता है। फ्रेंच राज्य क्रांति के समय सार्वजनिक सुरक्षा समिति ने इस आधार पर फ्रांस का शासन किया था। रूसो सरकार का काम केवल शासन करना समझता है। कानून बनाने का कार्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न विधानसभा का होता है। वह सर्वोच्च होने के कारण सरकार से शासन के अधिकारों को छीन सकती है। शासन की प्रणाली विषय के विचारों की जब बात करते हैं तो रूसो 4 प्रकार की शासन प्रणाली मानता है, जिसमें पहला है राजतंत्र, दूसरा कुलीन तंत्र, तीसरा प्रजातंत्र और चौथा मिश्रित शासन। मॉन्टेस्क्यू की भांति भी उसका ये मत था कि भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में किसी भी देश की शासन प्रणाली पर गहरा प्रभाव डालती है। कृषि प्रधान और औद्योगिक देशों में शासन की प्रणाली सर्वथा भिन्न होती है। सरकार शासन के विविध रूपों में उसका झुकाव यूनानी नगर राज्यों के प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी की ओर था। वह प्रतिनिधि शासन प्रणाली की घोर विरोधी था। इसे वह राजनीतिक अधपतन का परिणाम मानता था। उनका कहना था कि प्रतिनिधित्व का अर्थ स्वतंत्रता का आनंद है। किसी भी शासन प्रणाली की सफलता की कसौटी वह जनसंख्या की वृद्धि को समझता है। उसे यह अभिष्ट नहीं था कि सरकार अपने अधिकारों को बढ़ाए। उसे रोकने के लिए यह आवश्यक समझता है कि कुछ निश्चित अवधि के बाद जनता की लोकसभाएं बुलाई जाएं और वह निश्चित करें कि वर्तमान शासन व्यवस्था और अधिकारियों में परिवर्तन किया जाना उचित है या नहीं है। जब जनता इस लोकसभा के एक रूप में एकत्रित होती है तो शासन के अधिकार इसे मिल जाते हैं। रूसो के इस सिद्धांत ने से यूरोपों में ये विचार उत्पन्न हुआ और प्रबल हुआ कि निश्चित अवधि पर संविधान की
तथा सरकार की अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा होनी चाहिए। रूसो के विचारों की आलोचना करते हैं तो आलोचना में क्या क्या बातें किस आधार पर कर सकते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। इसमें उसकी विचारधारा बड़ी दोषपूर्ण है। पहली दोष यह है कि रचनाओं की असंगति, विरोध, अस्पष्टताएं हैं। वह अपने सामाजिक समझौते का प्रारंभ व्यक्ति पर पूर्ण प्रभुत्व रखने वाली सर्वाधिकारवादी तथा राज्य की समष्टिवादी यानी कलेक्टिव विचारधारा के साथ करता है। रूसो की एक ओर तो राज्य के प्रबल पोषक है, दूसरी ओर व्यक्ति का वो उग्र समर्थक है। वह इन दोनों विरोधी आदर्शों को छोड़ नहीं सकता है और एक और व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है तो दूसरी ओर वो राज्य का दास बनाता है। एक और वह सहिष्णुता की नीति का उपदेश देता है तो दूसरी ओर वह अपने गणराज्य में नास्तिकों को निष्कासित करता है। इन असंगतों के कारण ही मार्ले ने उस पर ये टिप्पणी की है कि यद्यपि एक महान विचार कहा जा सकता है, किंतु वह यह नहीं है जानता कि वह विचार किस प्रकार के हैं। दूसरा दोष यह है कि बुद्धिवादी विज्ञान और कला का विरोधी है। भावुकतावाद का घोर उपासक होने के कारण वह यह मानता है कि अपने जीवन में संचालन भावनाओं के आधार पर करना चाहिए। बुद्धि भक्ति की भावनाओं का, विज्ञान श्रद्धा का और तर्क अंतर्दृष्टि का विनाश करने वाला है। इन विचारों का प्रतिपादन करने वाले पुनः प्रकृति की ओर लौट चलने पर बल देने वाली अपनी पुस्तक जब रूसो ने वाल्तेयर के पास भेजी तो उसने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि रूसो में और दार्शनिक में उतना ही साम्य है कि जितना बंदर और आदमी में है। रूसो का तीसरा दोष यह है कि मानव स्वाभाविक विषय में और सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत संबंधी विचार हैं। वह मानव जाति के अतीत को स्वर्णिम युग के रूप में देखता है। प्रगति के सिद्धांतों का विरोध करते हुए कहता है कि मानव समाज का ह्रास हो रहा है। वस्तुतः मानव जाति का इतिहास प्रगति का इतिहास है, अवनीति का नहीं है। चौथा दोष है व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। यद्यपि वह अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ से सामाजिक समझौते का प्रारंभ व्यक्ति को उस पराधीन बनाने वाली बेड़ियों से मुक्त करने की आशा करता है, किंतु शीघ्र ही वह उसे सामान्य इच्छा का दास बना देता है। ये भी एक दोष। यानी जो पांचवा दोष है वो लोकतंत्र का विरोध और अधिनायकवाद का समर्थन है। यहाँ पे रूसो लोकतंत्र का पोषक और क्रांतिकारी विचार समझता है, किंतु वास्तव में वह केवल छोटे नगर राज्यों के लिए ही प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन करता है। वर्तमान काल में बड़े राज्यों के संबंध में उसकी धारणा यह है कि उसमें लोकतंत्र कभी सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें जनता एकमात्र नहीं हो सकती। बर्ट्रैंड रसल के अनुसार अगर ये बात करें तो वो ये कहता है कि इसका पहला फल रोबेस्पियर का आतंक राज्य था और बोल्शेविक रूस तथा नाजी जर्मनी के अधिनायकवाद में भी रूसों की शिक्षाओं का परिणाम है। आलोचकों ने रूसों की निंदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वाल्तेयर ने उसे नीम हकीम, जंगली, हु करने वाले उल्लू आदि के विश्लेषणों के अलंकृत किया है। लॉर्ड मार्ले ने यह विचार प्रकट किया है कि यह संसार के लिए अधिक अच्छा है। रूसों का जन्म ही नहीं हुआ हो। संभवतः ये समझा गया कि यदि वह जन्म नहीं लेता तो फ्रेंच राज्य क्रांति का भीषण रक्तपात और नरमेघ नहीं हुआ होता है। तो उसको इस प्रकार से आलोचना मानते हैं कि वो इस प्रकार से इसमें आता है। इसके साथ साथ ही उसके विचारों ने उसकी मृत्यु के 11वें वर्ष के बाद में होने वाले फ्रेंच राज्य क्रांति का गहरा प्रभाव डाला। फ्रेंच राज्य क्रांति के नेताओं ने जैसे नेपोलियन, रोबेस्पियर पर रूसो की रचनाओं का गहरा प्रभाव था। फ्रेंच राज्य क्रांति के मूल मंत्र स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की दीक्षा देने वाला गुरु रूसो ही था। इसके अलावा ब्रिटेन में स्वतंत्रता पाने वाले अमेरिका राज्यों में अपने नए संविधान रूसो के सिद्धांतों का अनुकरण किया। जर्मनी में कांट, फिक्टे और हीगल के विचारों पर रूसो की रचनाओं की स्पष्ट छाप दिखती है। रूसो की विलक्षण प्रावधान के कारण ही उन्हें बड़े ओजस्वी शब्दों में तत्कालीन दूसरी शासन पद्धति और सामाजिक व्यवस्था पर प्रबल आक्षेप किए थे। आर्थिक विषमताओं और शोषण के भीषण दुष्परिणामों में नग्न चित्र उपस्थित करते हुए
जनसाधारण के मानस में समाज की पुरानी व्यवस्थाओं के प्रति उग्र असंतोष और तीव्र विरोध की भावना उत्पन्न की है। इसका भीषण विस्फोट फ्रेंच राजक्रांति के रूप में हुआ है। रूसो के प्रभाव की एक बड़ी विशेषता ये भी है कि उसमें वर्तमान काल की सभी प्रमुख विचारधाराओं समाजवाद, निरंकुशवाद और लोकतंत्रवाद के बीच मिलते हैं। वह जर्मन और ब्रिटिश आदर्शवाद का अग्रदूत था। उसने जनता की प्रभुसत्ता पर विचार फ्रेंच राजक्रांति के माध्यम से आधुनिक काल में एक सबसे बड़ी अधिक प्रभावशाली विचारधारा बनाई। रूसो दार्शनिक अराजकतावाद, समाजवाद, हीगलवाद, संघवाद, इसके साथ साथ सिंडिकलिज्म आदि अनेक विचारधाराओं का प्रेरणा स्रोत है। अर्नेस्ट रीज ने उसे मध्य युग में परंपरागत सिद्धांतों के साथ राज्य के आधुनिक दर्शन को जोड़ने वाला बताया है। रूसो का अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो रूसो की उपरोक्त आलोचनाओं के बावजूद भी राजनीतिक विचारों के इतिहास में उसका नाम उसकी महत्वपूर्ण देनों और विचारों के लिए अमर है। उसने लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता के विचारों का संगनाद किया है। उसने किसी भी इससे पहले विचारक की अपेक्षा इस प्रकार से बल दिया हो। जनता की सारी राजनीतिक सत्ता का मूल स्रोत है, ये बात पता ही है। प्रभुसत्ता जनता की सामान्य इच्छाओं में निहित है। सरकार सर्वोच्च सत्ता रखने वाले जनता की सेवक मात्र है। उत्तम शासन और कानून की कसौटी जनता के हित का संपादन करता है। रूसो के इस विचारों को फ्रेंच राजक्रांति को प्रभावित किया है। फ्रेंच राजक्रांति की सफलता के साथ ही लोकतंत्र और राष्ट्रीयता विचारों का प्रसार यूरोप के सभी देशों में हुआ है। इससे आधुनिक जगत के राजनीतिक विचारों का निर्माण भी हुआ है। फ्रेंच राजनीतिक बर्गसों के मतानुसार देकार्त के बाद मानव मन सबसे अधिक प्रबल प्रभाव रूसो पर पड़ा है। उसने अपने मौलिक प्रतिभा की छाप राजनीतिक, साहित्य, शिक्षा, धर्म आदि के विभिन्न क्षेत्रों में छोड़ी है। डैनिंग ने उसे राष्ट्रीय राज्य के सिद्धांत का पोषक माना है। कोल ये बताते हैं कि उसका सामाजिक समझौता राजनीतिक शास्त्र की सर्वोत्तम पाठ्य पुस्तक है। रूसो का महत्व न केवल वर्तमान काल के लिए है अपितु सभी कालों के लिए उपयोगी है। इस प्रसंग में रूसो, हॉब्स तथा लोक्स की पारस्परिक तुलना उनके विचारों को अच्छी तरह से समझने के लिए आवश्यक है। हॉब्स और रूसो की तुलना करें तो उसमें क्या मिलता है। हॉब्स और रूसो दोनों ही अनुबंधवादी और संविदावादी विचारक थे। वे राज्य की उत्पत्ति और निर्माण का मूल कारण एक समझौता या संविदा, कॉन्ट्रैक्ट समझते थे। फिर भी मनुष्य के स्वभाव, प्राकृतिक दशा, प्राकृतिक नियम आदि के संबंध में उनके विचारों में आकाश पाताल का अंतर है। और वो अंतर किस प्रकार से है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला अंतर तो यह है, हॉब्स क्या कहता है। हॉब्स ये कहता है कि मनुष्य का स्वभाव स्वार्थी, क्रूर, दुष्ट, हिंसक, भय, शक्ति और क्रांति की भावना प्रेरित करने वाला, पाश्विक और बुरी प्रवृत्तियों का प्रधानता रखता है। परंतु रूसो कहता है कि प्रारंभ में वह स्वाभाविक रूप से अच्छा, देवी प्रवृत्तियों वाला तथा उदार भावना वाला रखता है। दूसरा अंतर है प्राकृतिक दशा। दोनों में प्राकृतिक दशा में क्या अंतर बताते हैं तो हॉब्स ये कहता है कि यह सतत संघर्ष और युद्ध और विषमता की दशा है। इसमें किसी व्यक्ति के जीवन सुरक्षित नहीं है। इसमें नैतिकता का स्रोत अभाव है। वह सब मनुष्यों ने अपनी हिंसा और हत्या को ठीक समझते हैं। परंतु रूसो ये कहता है कि परम आनंद और सुख की दशा, इसमें मनुष्य आदिम स्वर्णिम युग की स्वर्णिम दशा में बड़े संतोष और आनंद के साथ रहता है। व्यक्तिक संपत्ति न होने से विषमता का अभाव है। बाद में व्यक्तिक संपत्ति से ईर्ष्या, द्वेष, झगड़े और सभ्यता की अन्य बुराइयां हुई हैं। प्राकृतिक दशा की बात करें, प्राकृतिक नियम की बात करें तो हॉब्स के अनुसार प्रारंभिक प्राकृतिक दशा में राजकीय कानूनों का अभाव, प्राकृतिक नियमों की मनुष्य ने आपस में व्यवहार पर नियंत्रण होता था। प्राकृतिक नियम जीवन के संरक्षण के लिए बुद्धि का आदेश थे। इसका आधार मनुष्य की बुद्धि थी। और रूसो ये कहता है कि प्राकृतिक नियमों के आधार पर बुद्धि नहीं थी, किंतु मनुष्य की सहज भावना से ही अनुभूति से पैदा होने वाली सामाजिकता थी। प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं तो हॉब्स ये बताता है कि ये व्यक्तियों की शक्ति और बल पर निर्भर थी। जिसकी लाठी उसकी भैंस का नियम सर्वमान्य था। परंतु रूसो ये कहता है कि प्राकृतिक दशा में मनुष्यों को सब प्रकार के प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे और वो इच्छानुसार उनका उपयोग
कर सकता था। इस प्रकार से प्रावधान किए गए थे। अब हम बात करते हैं सामाजिक समझौते की। तो सामाजिक समझौते की आवश्यकता हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक दशा में सतत संघर्ष उत्पन्न अराजकता को दूर करने वाले सामाजिक समझौते की आवश्यकता थी। उधर रूसो ये कहता कि व्यक्तिगत संपत्ति के निर्माण में पैदा हुई सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए सामाजिक समझौता किया गया। इसके साथ ही सामाजिक समझौते का स्वरूप कैसा था? हॉब्स के विचार के अनुसार व्यक्ति आत्मरक्षा के लिए अतिरिक्त सभी प्रकार के अधिकार एक सर्वोच्च शक्ति प्रभु को सौंप देता था। ये समझौता केवल प्रजा के लिए राजा की सत्ता सर्वथा निरंकुश होती थी। वहाँ पे रूसो ये कहता है कि यह समझौता दो प्रकार से व्यक्तियों के व्यक्तिक और सामूहिक दशा के लिए होते थे। प्रभुसत्ता की बात करें तो हॉब्स के अनुसार प्रभुसत्ता असीम, अविभाज्य, अनियंत्रणीय और दूसरों को न दी जा सकने वाली कानून के ऊपर उठती हुई कानून, न्याय और संपत्ति का स्रोत है। मान्य राज्यों और चर्च के ऊपर है। प्रजा के इसके विरोधी विद्रोह क्रांति करने का अधिकार नहीं है। उधर रूसो ये कहता है कि जनता सामूहिक रूप से सर्वोच्च प्रभु यानी सर्वोच्च प्रभु है। सर्वोच्च सत्ता जनता की इच्छा में निहित है। इसकी विशेषताएं एकता, अविभाज्य, अनियंत्रणीयता और प्रतिनिधित्व के योग्य न होना। स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हॉब्स ये कहता है कि प्राकृतिक दशा में स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में कोई भेद नहीं था। राज्य की स्थापना के बाद प्रजा को स्वतंत्रता का अधिकार उपहार के रूप में दिया गया था और इसे अपनी इच्छा के अनुसार छीन सकता था। इधर रूसो ये कहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्यों की ओर से व्यक्ति को दी जाने वाली भेंट है। अगला जो अंतर है दोनों में, हॉब्स ये कहता है कि व्यक्ति और राज्यों के संबंध में राज्य की विरोध क्रांति करने का अधिकार है। व्यक्ति का सब अधिकार शांति, व्यवस्था और सुशासन राज्यों से प्राप्त होता है। अतः उसका प्रधान कर्तव्य राज्यों के सब आदेशों की आंख मूंद करके पालना करना। राज्य उसके सब अधिकारों को छीन सकता है, किंतु उसे प्राण रक्षा या गृह युद्ध के अतिरिक्त किसी भी दशा में राज्य के विरुद्ध विद्रोह या क्रांति करने का अधिकार नहीं देता है। राज्य के बाहर व्यक्ति का कोई स्थान नहीं है। उसे समानता, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार राज्य से मिलते हैं, रूसो ये मानता है, और राज्य के अधीन होता है। और इसके साथ ही व्यक्ति स्वाधीनता, स्वतंत्र और व्यक्ति राज्य के ऊपर लगाए गए बंधन और सामान्य हित की दृष्टि से अपनी वास्तविक इच्छाओं में लगा सकता है। इसके साथ ही इच्छा सर्वोच्च प्रभुत्व रखने वाली सामान्य इच्छा है का अंग है। वह स्वयं इस प्रकार से अपने लगे होते हैं, बंधन की स्वतंत्रता के विरोध में नहीं है। सामान्य इच्छा सर्वोच्च प्रभु है जब वह चाहे सामान्य हित की पुष्टि क्रांति कर सकता है। सामान्य इच्छा को रखने वाली जनता को क्रांति करने का अधिकार है। तो उपरोक्त बातों से स्पष्ट होती है कि हॉब्स और रूसो दोनों निरंकुशवादी थे। रूसो और हॉब्स दोनों प्रभुसत्ता को असीम, निरंकुश और अविभाज्य अधेय मानते थे, किंतु हॉब्स की विचारधारा के अनुसार जनता का ऐसा कोई निरंकुश सर्वोच्च प्रभु का निर्माण किया जाता है कि वो जिसको बनाने के बाद में जनता के पास में अपना कोई अधिकार नहीं रहता है। उसका एकमात्र कर्तव्य उसके आदेशों की पालना करना है। उसे उसके विरोध, क्रांति, विद्रोह का कोई अधिकार नहीं है। इससे सर्वथा विपरीत रूसो एक मत है। रूसो ये मानता है कि प्रभुसत्ता रखने वाली सामान्य इच्छा का निर्माण समाज के सभी सदस्यों के सामूहिक हित को ध्यान में रखने वाली इच्छाओं के योग होता है। अतः राज्य के सारे समाज की सामान्य इच्छा निरंकुश, असीम और अविभाज्य है। रूसो की सामान्य इच्छा का विचार प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था में ही संभव है, क्योंकि उसकी यह धारणा लोक के प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के विचार से भिन्न है। लोक प्रजा के प्रतिनिधित्व से बनी सरकारों को सब प्रकार के अधिकार देता है, किंतु रूसो सरकार या कार्यपालिका को दूसरे समाज की इच्छा के अनुसार कार्य करने वाला मानता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि रूसो हॉब्स की भांति ही निरंकुशवादी है और लोक की अपेक्षा अधिक लोकतंत्रवादी है। हॉब्स तथा रूसो के साथ लोक की तुलना एक अन्य दृष्टि से भी रोचक है। हॉब्स राज्य को सर्वोच्च मानता है। वह राज्य तथा शासन में कोई भेद नहीं करता है। उसके अनुसार समझौता द्वारा बनाए गए राज्य को व्यक्ति अपने समस्त अधिकार प्रदान कर देते हैं। इसके बाद व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए शासन के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार नहीं है, किंतु लोक की व्यवस्था में व्यक्ति अपने प्राकृतिक अधिकारों का पूर्णतः नहीं कर सकते हैं।
समर्पण पूर्णतः नहीं कर सकते हैं। उनके स्वतंत्र जीवन और संपत्ति के अधिकार उसके पास बने रहते हैं और प्रजा इस अधिकारों की प्राप्ति के लिए विद्रोह या क्रांति नहीं कर सकते। इसी प्रकार जहाँ हॉब्स इस ओर प्रभुसत्ता रखने वाले राज्यों की कल्पना करता है, वहाँ लोग पूर्ण प्रभुसत्ता रखने वाले व्यक्तियों की कल्पना करता है। रूसों की विचारधारा इन दोनों के बीच रास्ता अपनाती है। हॉब्स के पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य और लोग के पूर्ण प्रभुत्व संपन्न व्यक्ति की धारणा के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। रूसो व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है, किंतु वह उसको प्राकृतिक अधिकारों को नहीं मानता है। अधिकारों का निर्माण राज्य की प्रभुशक्ति द्वारा किया जाता है और इसके प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा शामिल होती है। अतः उसके आदेश की पालना करते हुए व्यक्ति अपने अधिकार स्वतंत्रता का उपयोग करता है। अतः इसे व्यक्ति में सत्य इस युक्ति में सत्य प्रतीत होता है। इस प्रकार से बताएगा कि ये जो तरीका है ये इसमें सत्यता मिलती है। रूसों की राजनीतिक विचारधारा हॉब्स के निरंकुशवाद तथा लोक के वैधानिकता के वाद के मध्य एक समझौता है। हॉब्स और लोक की तुलना करें तो इसमें यह पाया जाता है कि दोनों विचारक कई सादृश्य और गंभीर मतभेद हैं। दोनों पहले समानता यह है कि संविधानवादी विचारक हैं, पहली समानता दोनों में ये पाई जाती है, और सामाजिक समझौते के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। दोनों अपने राजनीतिक दर्शन का प्रारंभ प्राकृतिक दशा में करते हैं और इसकी समाप्ति सामाजिक समझौते से करते हैं। दूसरी समानता यह पाई जाती है कि इन दोनों में राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के हितों में सुरक्षा मानता है, किंतु वो इस विषय को मौलिक मतभेद रखते हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति सर्वोत्तम रीति से किस प्रकार से हो सकती है, क्योंकि मानवीय प्रकृति के संबंध में दोनों का मत सर्वतः भिन्न प्रकार का है। दोनों विचारों में महत्वपूर्ण भेद की चर्चा करेंगे। दोनों का पहला भेद यह है कि मानवीय प्रकृति के संबंध में हॉब्स मानव को केवल बुरी और पाशिक प्रवृत्तियों को, हिंसा, क्रूर और निर्दयी, स्वार्थ, लोलुपता को देखता है, किंतु लोग उसे अच्छे मानवीय प्रवृत्ति, प्रेम, दयालुता, सहिष्णुता, संयोग आदि की उदार भावनाओं से युक्त मानता है। दूसरा अंतर है मानव समाज की आदिम तथा प्राकृतिक दशा के संबंध में है। हॉब्स के मतानुसार निरंतर चलने वाली लड़ाई और संघर्ष की दशा है, इसके सर्वथा विरोधी। लोग इसे शांति, सौहार्द और पारस्परिक सहयोग की अवस्था मानता है। तीसरा अंतर है सामाजिक समझौते के स्वरूप का। हॉब्स के सामाजिक समझौता सब व्यक्ति अपने संपूर्ण अधिकार लेव्याथान या राज्य को सौंप देते हैं, अतः उसकी राज सत्ता पूर्ण रूप से निरंकुश और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होती है। किंतु लोग के इस समझौते में व्यक्ति अपने समस्त प्राकृतिक अधिकारों को अर्पित नहीं करता है। प्रत्येक व्यक्ति समाज के साथ समझौता करते हुए ये शर्त लगाता है कि उसके मौलिक अधिकारों का अपहरण किसी भी दशा में नहीं हो सकता है। अतः लोग का समझौता हॉब्स की निरंकुश और राज सत्ता के स्थान पर मर्यादित अधिकारों वाली शासन सत्ता की स्थापना करता है। अगला भेद है हॉब्स की सर्वोच्च संप्रभुता अनियन क्रमेयता का अध्यय है। वह किसी भी दूसरे को नहीं दी जा सकती है। जब तक एक बार लेव्याथान को ये सत्ता मिल जाती है तो उसको इसे कोई छीन नहीं सकता है। किंतु लोग के मतानुसार वास्तविक शक्ति सदैव जनता में निहित रहती है। वह कुछ विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विशेष शासक को प्रदान करती है। अगला अंतर है हॉब्स के मतानुसार प्रजा को राज सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करने का कोई अधिकार नहीं है, किंतु लोक ये कहता है कि बहुसंख्यक प्रजा को राज सत्ता के विरुद्ध क्रांति या विद्रोह करने का अधिकार प्रदान करता है। धन्यवाद।